चलो ठीक। अब शांत हो जाओ पीछे। हमने बताया था चौथा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन, ठीक है, रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन। देखो ये बॉन्डिंग या आबंधन कोई भी रसायन है वो बनाता क्यों है, ये बॉन्ड बनाता क्यों है, सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो प्रियांजल, अगर सवाल ये आ जाए कि कोई भी केमिकल है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, परमाणु है, वो चुपचाप ऐसे पड़ा क्यों नहीं रहता है, क्यों बॉन्ड बना लेता है किसी से, ठीक है। जैसे पता नहीं जानते होगे कि नहीं तुम लोग, बैल हो पीछे तान्या, यहाँ ध्यान दो, जितने भी तत्व होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक तत्वों को सदाशिव छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सारे के सारे तत्व जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब जानते हो, कंबाइंड स्टेट का मतलब वो ऐसे सोडियम, आपको ऐसे सोडियम कहीं मिल नहीं जाएगा। सोडियम हमेशा सोडियम क्लोराइड में मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट में मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलेगा। आप अगर चाह रहे हो कि दुनिया में कहीं आपको सोडियम पड़ा हुआ मिल जाए तो सोडियम मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। बात समझ में आ रही कि नहीं। क्लोरीन का परमाणु भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। जितने भी तत्व हैं, आपको आयरन भी, अगर लोहा भी खोजने जाएंगे तो आप उसके जो अयस्क होते हैं उसमें से निकालते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए 10th में, हल्का फुल्का था, ठीक है। लोहे का जो अयस्क होता है उस लौह अयस्क से लोहा निकाला जाता है। मतलब जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी न किसी यौगिक की अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सवाल यही है कि मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते, हमेशा किसी न किसी के साथ ही क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसका जवाब सुन लो। कोई भी तत्व जितने भी हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है। तत्व क्या, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, भौतिक चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, स्थायित्व को प्राप्त करना। क्या करना, स्थायित्व को प्राप्त करना, स्टेबिलिटी को। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। वो स्टेबल होना चाहते हैं, जितने भी तत्व हैं वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। ऋषि यादव, वो क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक। कैसे स्टेबल होंगे, वो अपनी ऊर्जा को कम से कम रख करके स्टेबल होंगे। उनके अंदर जो जिस तरह की भी ऊर्जा होगी वह अपनी ऊर्जा को कम करेंगे विजय यादव, और स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है, सुबह से दिन भर मेहनत करते हो, शाम को क्या हो जाते हो, बिस्तर पर जाके स्टेबल हो जाते हो, मर जाते हो जैसे लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। टांग फैला करके सो गए, पता ही नहीं चला सोमवार से बुधवार कब आ गया, मंगलवार बीच में गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब पूरी ऊर्जा खत्म रहती है, तुम्हारे स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हो, ठीक। अभी तुम्हें अगर थोड़ी देर अगर यहाँ टाइम मिल जाए और बगल में चौकी रखी रहे या पलंग रखा रहे, ऊपर बिछौना लगा रहे, तो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ कुर्सी पर बैठोगे क्या, 5-6 मिनट के अंदर जाओगे और स्थायित्व को प्राप्त कर लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। हर चीज दुनिया में क्या होना चाहती है, स्थायित्व को ही प्राप्त करना चाहती है। ये चौक है यहां पर, इसके अंदर कोई ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, पढ़े होगे, ठीक है, और भूले भी होगे, ठीक। अच्छा, पढ़ने में लगाते हो 6 महीना, भूलने में 6 सेकंड भी नहीं लगाते हो, नालायक। यहां पर है ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा है इसके अंदर। अब हम इसको अगर छोड़ दें तो ये नीचे आया, क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती गई, बीच में गतिज ऊर्जा में आई होगी, ठीक है। अब ये नीचे आकर के पूरी तरह से स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया है। मतलब इसने अपनी ऊर्जा को क्या किया है, त्याग दिया है, अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला है। आप लोगों के लिए स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, कैसे स्थायित्व को प्राप्त करते हो, ठीक है। कहते हैं ना, पढ़ लिख करके शादी ब्याह के एकदम स्टेबल हो जाओ, तनी सेटल हो जाओ,
हमारे लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वो है, हाँ अब सेट हो गए हैं कहीं ना कहीं, अब स्टेबल हो गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई ऐसा तत्व है जो बिना कंबाइंड स्टेट के पाया जाता है? नहीं ना पाया जाता है। अरे शादी ब्याह होगा ना तुम लोगों का, कंबाइन करोगे कि नहीं करोगे एक दूसरे तत्व के साथ? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हर आदमी करता ही करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का हमारा क्राइटेरिया ये है कि पढ़ लिख करके नौकरी करके शादी ब्याह करके एक घर बन जाए, वही में सुबह जाए कमाने, शाम के घरे आए, खाए पिए मौज करे, यह ठंडे जाए घूमने कहीं, यही काम रहेगा। सचिन यादव। लेकिन तत्वों के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। उनके लिए स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का दो ही क्राइटेरिया है, अपनी ऊर्जा को कम से कम रखना, ठीक है, और क्या करना, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। गीता गुप्ता। किसी भी तत्व के लिए स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का मेन क्राइटेरिया क्या होता है? अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। कल इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी संतोष प्रजापति, कल हमने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, ठीक है, कि कोई भी तत्व कैसे स्थायित्व को प्राप्त करता है, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? या तो कुछ इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत होगी तो उसे ग्रहण कर लेगा, और अगर उसे त्यागना होगा तो त्याग देगा, जो उसके लिए आसान हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कल हम यही बता रहे थे, जैसे हमने एक सल्फर का एग्जांपल लिया, ठीक है। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें, मैग्नीशियम 12 होता है परमाणु क्रमांक, 2 8 2, ठीक। अब ये अगर 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो नालायक, हाँ या ना? या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो भी तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अंतिम कोश में। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा प्रेफर करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण रखेगा। अरे भाई ये अधातु है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण रखती है, ठीक है। तो ये जो 2 संख्या है जिसको कल हमने बताया था, यही क्या होती है? इसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। समझ में बात आ रही कि नहीं? अच्छा, और ये जो 6 है ये क्या कहलाते हैं? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक अंतर अपना क्लियर रख लेना, ठीक है। सुन तो सब के सब ध्यान से रहे, वैसे कि जैसे प्रकांड विद्वान हो, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट दे करके 2 सेकंड बाद वही चीज पूछे तो मुंह बादोगे मेढक जैसे। 6 क्या है? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो 2 है वो क्या है? संयोजकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर ये जो 2 है ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है और संयोजकता भी है, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन या तो ये ग्रहण करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। क्या आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना। बात समझ में आ रही कि नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए मुश्किल है, तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। इसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इसकी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही चीजें कि नहीं? ठीक। तो यही अपने आपको क्या करते हैं, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, हम सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। वही यूनिवर्सल उदाहरण है जो तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। सोडियम है, ये हमारा क्लोरीन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी रिकॉर्ड हो गया ना? टाइम देखो, हटाएंगे इसको। इसको बोलते हैं संस्कृत में छींकना। अविनाश सिंह, एक तो फोटो दे देना तुम, ठीक है। कुछ बच्चों का फोटो नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कुछ का तो हमने उसमें से निकाल करके चिपका दिया था जो नहीं दिए थे। उनके फॉर्म में से लगभग 45-46 बच्चे थे, ठीक है। अरे तुम्हें लोग तो निकाल रहे थे, उसमें से 3-4 बच्चे थे इसमें से। अविनाश बाबू फोटो दे देना अपनी। अवतार जायसवाल ना आधार है ना कुछ है, तुम्हारे गुलाबी वाले फॉर्म में कुछ नहीं लगा हुआ है।
वो सब दे देना, मार्कशीट, पास हो पक्का 10th, ठीक तो दे देना। पीछे 281 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि पुछले का भाई, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे तो 17, परमाणु क्रमांक पूछेंगे 287। ये आदत ही प्रियांजल इन सबों की ऐसी है कि जो पूछो वो नहीं बताएंगे, जो सोच के बैठे कि जो भी पूछें सवाल आपका जो हो जवाब मेरा यही रहेगा, उस हिसाब से सवाल सेट कर लीजिए आप। ये इन लोगों का सोच रहता है। परीक्षा में हम ये लिख के आएंगे, आप सवाल उस हिसाब से सेट करके हमको दे दीजिएगा, सोच के बैठे हैं, ठीक। अच्छा अभी देखना, अभी एक चीज बताए हैं, पता नहीं बता पाओगे कि नहीं। सोडियम के संयोजी कोष में या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसकी संयोजकता कितनी है? अच्छा एक बोलते या 7 बोलते तो समझ में आता भी, 2 कौन बोल दिया है हमको नहीं समझ में आ रहा है। अजीब गजेड़ी आदमी। क्लोरीन, इसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, इसकी संयोजकता 1 है। कंफर्म? 6 कंफर्म हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना प्रेफर करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? ठीक है, तो त्याग देता है। एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे त्याग नहीं देता है। जैसे बहुत पैसा किसी के पास हो गया तो क्या करता है, किसी को दे देता है, यही करता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है नाली में बहवा देंगे, ऐसा नहीं करता। हवा में नहीं उड़ा देता है, किसी न किसी को देता भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? या हवा में जब उड़ाता भी है तो किसी न किसी के पास ही जाता है वो। अवनींद्र मौर्य उड़ाते नहीं, उड़ाओगे। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसके ऊपर कोई आवेश आएगा? कौन सा, धनावेश या ऋणावेश? धनावेश पक्का? कितना, 1 या 2? क्या बात है, बहुत तेज पढ़ के आ रही। ये सब डायलॉग याद करके सब एक्टिंग उतारते हैं मेरा, लेकिन लड़के उतारते तो ठीक लगता है, लड़कियां उतार। अब हम खुद को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि सलवार सूट में भाई कैसे आदमी मेरी एक्टिंग कर रहा है। लड़के करते तो ऋषि बाबू थोड़ा बहुत समझ में भी आता, ठीक है। क्लोरीन 287, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है यही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के ऊपर इसके के कारण इसके ऊपर कोई आवेश आएगा? धनावेश या ऋणावेश? कितना, 1 या 2? तेज हो गए, ठीक। अब देखिए ये स्थायित्व को प्राप्त कर लिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8। यहां पर कितने हो गए? 2 8 8। लेकिन स्थायित्व को प्राप्त करने के चक्कर में इनके ऊपर आवेश आ गया, चार्ज आ गया। आप जानते हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। जितने विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब ये सोडियम इस क्लोरीन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा, ठीक है। एक धन आवेशित आपका परमाणु है या आयन है, एक ऋण आवेशित आयन है, इनके बीच एक बंध बन जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही हमारा रासायनिक आबंध है, केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये कोई बहुत प्योर बॉन्ड नहीं होता है, सिंपल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक विद्युत आकर्षण बल होता है। लेकिन अभी फिलहाल बंध होता क्या है और कैसे बनता है ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो रासायनिक आबंध बनते क्यों हैं ये क्लियर हो गया। किस लिए बनते हैं? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, ये स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं। अब चूंकि आवेश आ गया इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। सदाशिव बाबू समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा? ठीक। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम का केस दूसरा होता है, इवन लिथियम का केस भी दूसरा होता है, ठीक है। ये ऑक्टेट नहीं पूरा करते हैं, ठीक है, ये डुप्लेट पूरा करते हैं। इनके अंतिम कोश में 2 ही, क्योंकि एक ही कोश होता है ना, और पहले कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह सकते,
तो हाइड्रोजन का जो केस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम ये सारे ऐसे तत्व हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन में क्या होगा, एक ही कोश होगा। लिथियम 1+ में क्या होगा, एक ही कोश होगा। अच्छा, ये अभी हमने बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते ही नहीं, ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते ही नहीं। एक ही कोश होता है, नाभिक के बहुत नजदीक होता है, ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आगे वाले बच्चे से बैठे हुए हैं और इनके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ आगे वाली रो बैठी हुई है और हम इनको पढ़ा रहे हैं। इनकी हिम्मत है कि पीछे वाले दरवाजे से भाग जाएंगे? नहीं। अगर पीछे हो और बच्चे तो एक आध बार सोच सकते हैं कि एक बार पीछे गए तन आगे आ जाओ, तुम फिर पीछे गए, थोड़ा धीरे धीरे करके जो है आगे पीछे से निकल जाएंगे। लेकिन खाली यही लोग बैठे हो और हम इन्हीं लोगों को पढ़ा रहे हो, पूरी क्लास खाली, मतलब नाभिक और पहली कक्षा पहला कोश, क्या उसके इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे बाहर? नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, यहां पर एक कंसेप्ट, अगर तुम लोग के अंदर जरा सी भी बुद्धि होती तो एक सवाल पूछते हमसे कि सर आप तो कह रहे कि पहले कोश से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, हैं? यही बोले हैं। अबे यही बोले, ये भी नहीं पता कि बोले हैं यही कि नहीं, ठीक है। सुल्फा उल्फा लेके आते हो लग रहा है। सुल्फा जानते हो क्या होता है? कौन बोला? हाँ इधर गुप्ता, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन आयन H+ आयन ये दुनिया में देखा है कभी कि नहीं? किताब देखे हो विज्ञान की, केमिस्ट्री की किताब देखे हो? पिछले साल देखो 4-5 देखे हैं बस, उसको खोल के पढ़े थे कभी पिछले साल? नहीं पढ़े थे, हैं? पढ़े होगे तो उसमें कहीं H+ आयन दिखा होगा, दिखा था। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता, उसके पास एक ही कोश होती है, तो ये H+ आयन संभव कैसे है, ये बना कैसे? H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया। उसके पास एक के इलेक्ट्रॉन है वो भी त्याग दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखे होगे कि नहीं? अब कल इसका जवाब खोज जाना कि H+ आयन बनता भी है कि नहीं, संभव भी है कि नहीं, और अगर संभव है तो कैसे बनता है जब पहले कोश से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता है, ठीक। अब ये हो गया रासायनिक आबंधन के बारे में कि कोई भी तत्व केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है, कोई भी तत्व रासायनिक आबंधन बनाता क्यों है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग रासायनिक आबंधन होते कितने तरह के हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक आबंध किसी को पता हो तो बता दे। हाँ बोलो। अरे जो बताएगा वो बोले, लिखने के बाद ना बोलो, पढ़ करके। पहला है विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी हमने बंध पढ़ा था ना सोडियम और क्लोरीन के बीच, वो इसी टाइप का बंध था। दूसरा है, अरे बोलो भाई, सहसंयोजी, हाँ, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आबंध पढ़ रहे हैं या बंध पढ़ रहे हैं, वो यही होता है सहसंयोजी बंध। बाकी जो पहला पढ़ेंगे या तीसरा भी लिखेंगे उसको पढ़ेंगे, वो कोई बंध नहीं होता है। बात समझ यार, कोई बॉन्ड नहीं होता। इसी के बारे में ही हम लोग पूरा का पूरे चैप्टर में सहसंयोजी बंध के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा उप सहसंयोजी
सबसे कम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, आप सुनो ध्यान से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है अगले साल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सह संयोजन यौगिक या सह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है क्लास 11th में, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी तो 11 की तैयारी हो रही है ना, क्योंकि आधे ज्यादा आप लोग 11 में ही दोबारा पढ़ेंगे। अपना बेस 11 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, एक साल में पूरा नहीं होता है, कुछ लोग 2 साल लेंगे उसमें, ठीक है। मेरी कृपा रही तो उनका सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा 2 साल तक। बाकियों का सिलेबस आधे पे छोड़ के उन्हें 12 में भेज दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, अनामिका, ठीक। ये 3 तरह के बंध होते हैं, ठीक है। अब पढ़ना है हम लोगों को सबसे पहले वैद्युत संयोजी बंध के बारे में या आयनिक बंध के बारे में, ठीक है। ये 3 तरह के बंध हैं, एक एक करके सबका कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, ये नाम से क्या लग रहा है? आयनिक बंध मतलब ये परमाणुओं के बीच नहीं बनता, ये आयनों के बीच बनता है। और अगर आयनों के बीच बनता है तो बंध बनने से पहले परमाणु को आयन बनना पड़ेगा, और आयन बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, यही काम करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करने का काम 2 चीजें करती हैं, या तो धातुएं या अधातुएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर ये वाला केस होता है, ठीक। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 11 रुपए हैं, ठीक है, या 11 पेन हैं। कितने पेन हैं? 11 पेन, या चलो रुपया पैसा की बात करते हैं, 11 रुपए हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? शुभम प्रताप सिंह के पास 9 रुपए हैं। शुभम प्रताप सिंह के पास 9 रुपए हैं, ठीक। और हम लोग को स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 10-10 रुपए दोनों लोग के पास होने चाहिए बराबर। मैं क्या करूं, इनको अगर 1 रुपए दे दूं, इनके पास कितने रुपए हो गए? मेरे पास कितने हो गए? क्या बात है, स्थायित्व को प्राप्त कर रही है। अच्छा, मैंने इनको पैसे दिए हैं, तो मैं धनी हूं कि गरीब हूं? धनी है, तो मैंने पैसे दिए इनको, तो मेरे ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये मेरे ऋणी हो गए कि नहीं हो गए? ऋणी मैंने जानते हो ना, कर्जदार। इनके पास 10 रुपए, मेरे पास भी 10 रुपए, लेकिन मैं धनी हूं और ये ऋणी है। बुरा नहीं लगा, ठीक। लेकिन हमारे और इनके बीच एक बंध बन गया बड़ा तगड़ा। अब इनको मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, ठीक। इसीलिए तुमको ऋणी बनाए थे, क्योंकि हम एक लोग जो धरी था उसको मरना था इसमें, ठीक है। ये मुझे कहीं भी दिखेंगे, ठीक, मैं इनको, ये मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मैं इनको भूलता हुआ सीढ़ी के पास जाऊंगा और बोलूंगा, बाबू शुभम, क्या हुआ? अरे चलती क्लास में अचानक से कैसे याद आ गया? 10 मिनट रह गया, 10, चलो। क्या ऐसा काम अभी तक नहीं याद आया था? किसका? से जा पीछे से, चलती क्लास में इनको याद आ जा रहा है। संजय यादव सर का फोन आया है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हम इनको जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये कहीं भी मिलेंगे, इनको याद रखेंगे। पीपीगंज मार्केट में फुल्की खाते हुए नजर आए शुभम, इनके सपने में आएंगे शुभम, ठीक। मरते दम तक इनकी कब्र के ऊपर चढ़ जाएंगे।
इनकी कब के ऊपर चढ़ करके बोलेंगे शुभम 1 रुपया मेरा बाकी है। कभी भी आदमी पैसा देने वाले को नहीं भूलता है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर तुम्हारा जिंदगी में किसी ने 1 रुपया भी लिया होगा तो तुम्हें वो याद होगा। तुमने किससे लिया होगा शायद भूल गए होगे, लेकिन तुमसे किसी ने लिया होगा तो वो याद होगा। ठीक है, और तुम लोग उसको बीच बीच में स्टूल वाले लेके वापस आप आ गया है तो ठीक है, वो याद रहेगा कि फलाने को स्टूल दिए थे हम। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जो कभी आदमी भूलता नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, तो वही केस होता है यहाँ पर। ठीक, अब सोडियम और क्लोरीन का तो हमने उदाहरण ले लिया था, एक और उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जोर से बोलिए भाई, कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 282 28। क्या बात। अच्छा, अभी इसके पहले किए भी तो थे। ठीक, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, ध्यान से मेरी बात सुनना सब, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, ये तत्व का जो सिंबल होता है ना, इसके ऐसे चारों तरफ ऐसे सिंबल बना करके एक डॉट बना देते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। कोई समस्या किसी को? ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, रूह कांप जाए, जर्जरा जाए बेटे। बात समझ आ रही नहीं? ठीक, आप सुनो ध्यान से। 2-6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2-6। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुंह फाड़े पड़े हैं, उनको नींद आ रही है, तो उन्हें जगाने के लिए इतनी ही तेज आवाज की जरूरत है। अरविंद साहनी के बगल वाला बालक। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉनों को अगर हमें दिखाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 6 बना देंगे, 2-2 एक पास बना देंगे, 6 हो गए। यह ऑक्सीजन के परमाणु की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। ठीक है, अब मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना प्रेफर करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना? तो त्याग देता है। त्याग करके इसे हवा में उड़ा देगा। किसको देगा? ऑक्सीजन को ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम के ऊपर कोई आवेश आएगा क्या? कौन सा? कितना? क्या बात है, Mg2+। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं +2 कर देते हैं। ठीक, वो तरीका सही नहीं होता है। आप लोग पहली बार अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में +2 करते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेंगे हम। लेकिन उसके बाद अगर फिर +2 करोगे तो नंबर काट लेंगे अच्छे से। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन को दूसरे तरीके से दिखा देते हैं, इसे क्रॉस से दिखा देते हैं। क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर ना बोल देना, उसको भी डॉटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके? मैग्नीशियम के। अब 2 इलेक्ट्रॉन अलग से ग्रहण करने के ऊपर इसके पास कोई आवेश आएगा? कौन सा? कितना? 2 धनावेश 2 ऋणावेश, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे? MgO। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनके बीच जो बंध बना है, जब तक ये परमाणु थे कोई बंध बन रहा था इनके बीच नहीं, जब ये आयन बने तुरंत इनके बीच एक बंध बन गया। तो इसीलिए इस बंध को क्या बोलते हैं? आयनिक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? ऐसे बंध, ठीक है, जो तत्वों के पूर्ण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। कोई समस्या? वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं? खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। ठीक है, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। अब बताओ, ये पैंट छोटा कराए हो कि हो गया है छोटा? बेटा ऐसा है, सुनो, इतने ही बड़े हम पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है,
उसमें जितना बड़ा पैंट मिलता है, कितनी बार तुम लोगों से कहे हल्का फुल्का एंकल कराया करो। हम कभी मना नहीं करते तुम लोग को फैशन झाड़ने से, स्टाइल मारने से, लेकिन उस स्टाइल का यार थोड़ा सा उसका बकिया ना उधेड़ दिया करो, उसके रिश्तेदारों को ना याद कर लिया करो, ठीक है? वही करते हो तुम लोग। एंकल पैंट को पहले ऐसे खड़े होते हो, एक इतना कटवा लेते हो। अब बेटा गाड़ी पर बैठोगे, साइकिल पर बैठोगे तो ठेवनी तक चढ़ जाएगा वो, और पांव साफ नहीं करोगे, ठीक है? एंकल पैंट भी उनके लिए होता है जो पैर को हमेशा रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, और उस पे वो देखो ध्यान से तो मैल का ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना रहेगा, ऐसे करिया एकदम बढ़िया से ऐसे। अरे उसको छुड़ा के ढंग से पहन करके आते, दूर से ही अजीब सा लगेगा, और चढ़ा लोगे एंकल पैंट यहाँ तक, उसका कहोगे कि सर जी छोटा हो गया है पैंट। पैंट कभी छोटा होता है क्या? तुम बड़े होते हो, और तुम्हारी बढ़ने की उम्र खत्म, मोच आ गई ना, अब नहीं बढ़ोगे, ठीक है? तो ये जो पैंट छोटा करने वाली आदत है, इसको छोटा करो, लेकिन इतना करो कि जब साइकिल पर बैठो या गाड़ी पर बैठो तब हल्का सा ऊपर चढ़े। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, ऐसा ना हो कि बिना चढ़े तुम्हारा आधे पैर तक आए, और जब साइकिल वाइकिल पर चढ़ो बैठो तो जो अंदर पहने वो नीचे से बाहर से दिखने लगे, ठीक है? तो अब इसको बड़ा तो कर नहीं सकते। इसका दर्जी के यहाँ पैसा भी दिए हो कटवाने का। मतलब आदमी क्या था, याद करो बचपन के दिनों को, मम्मी लोग कपड़ा ले आती थी जैसे पैराशूट, उनको पता नहीं क्यों लगता था कि अगले जन्म में भी यही पहनेगा। जैसे पैराशूट अगर बढ़िया से पहन करके मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे चले तो उसमें हवा भर जाती थी, बड़ी समस्या होती थी। अगर ऊंची बिल्डिंग से कूद जाओ पैंट वैंट पहन के और ऐसे गठिया लो यहाँ पर, तो आप बोले गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी। याद आ रहा है? पूरा पैराशूट रहता था। और आज तुम लोग ढंग से अगर बैठने के लिए कह दिया जाता तो सीएन खुल जाएगी उसकी। बैठो, खड़े हो जाओ, परिभाषा बताओ। क्या सवाल क्या था पहले ये बताओ? कुछ याद आ रहा होगा, ये तो पैंट शुरू कर दिए थे यार। बैठो बैठो, सवाल जब नहीं याद है खड़ जाओ साने, बताओ। हाँ परिभाषा, और क्या पूछे? आईने बंद की परिभाषा बताओ। पूर्वांचल द्वारा बनते हैं, स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। हल्का हल्का याद आ रहा था, कुछ ऐसे मिलता जुलता शब्द है। आकाशसानी, पीछे वाले आकाशसानी, जो हाँ बैठ जाओ, जो जवाब दे सकते हैं वो वाले आकाशसानी। नहीं दे सकते? खड़े जाओ, बताओ, बैठ जाओ। दिव्यांश मिश्रा अभी बताए हैं यार। आलोक वर्मा, यही एक लाइन बोलनी है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण या संपूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। एक लाइन पे छोटी सी परिभाषा बस देनी है, ठीक है? परिभाषा बहुत बड़ी नहीं रहनी चाहिए, ठीक? उदाहरण के तौर पर हम ये कर लेंगे, ये बंध क्या होता है कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है? बाकी जब हम दूसरा बंध बता देंगे तो उनमें अंतर जब बताएंगे तो और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? अब हम दूसरा बंध पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सामान्यतः ये धातुओं और अधातुओं के बीच बनता है, ठीक है? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये दो आयनों के बीच जो कंबाइंड आयन होते हैं, ठीक है, द्विपरमाणु के आयन होते हैं, जैसे अमोनियम 1+ और कार्बोनेट 2-, इनके बीच भी क्या होता है? आयनिक बंध ही बनेगा। जबकि ये धातु और अधातु तो है नहीं, ये तो हमारे आयन है। तो सिंपली एक चीज याद रखना है कि आयनिक बंध हमेशा आयनों के बीच ही बनता है। सहसंयोजी बंध देखते हैं। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक? अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अब हम मान लीजिए कि मेरे पास है 11 पेन, ठीक? इनके पास है 10 पेन, ठीक है? अब मैं अगर इनको एक पेन दे दूं
इनके पास कितना हो गया, कितना हो गया, एनर्जी कम। अरे सारी एनर्जी तुम्हारे पास ही चली जाएगी। ठीक, मेरे पास कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक। अब मान लो हम तो स्थायित्व को प्राप्त कर लिए, लेकिन ये स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाए। अगर हमारे उनके बीच बंद बनना है, अब हमको दे दो, मेरे पास 11 हो गया, इनके पास 10। एक ही तरीका बचता है, ऐसे पेन पकड़ो, ठीक। ऐसे ये पेन अब किसके पास है, इनके या मेरे, दोनों के पास है। जब मुझे जरूरत होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनसे पेन का इस्तेमाल करके, और जब इनको जरूरत होगी, ठीक है, तो ये पेन इनके पास भी है, ये इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षा में भी घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मेरी कक्षा में भी घूम रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन हमारे और इनके बीच साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पेन साझेदारी में, जैसे क्या होता है, बैठ जाओ, जैसे आप लोग भी साझेदारी में, कुछ लड़के होते हैं जो मोटरसाइकिल साझेदारी में खरीद लेते हैं, ठीक है, कि चलो भाई फोटो तो खिंचाना है, केटीएम ओटीएम तो नहीं, महंगी गाड़ी है तो क्या किया जाए, 20,000 दे दे, 30,000 हम देते ही हैं। अभी जरूर के गोरखपुर सेकंड हैंड एक थे, 80,000 में केटीएम ले लिया, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो केटीएम किसी एक की रहती है क्या, मोटरसाइकिल, यही करते हैं। अब फिर वो जो उधर 4 लेन बन रही है उस साइड खाली रहती है रोडवा, वहां पे चले जाएंगे, फोटो भी खिंचाना रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो उसमें लेकिन बड़ी समस्या हो जाती है कि कौन लेके जाएगा, तेल कौन भराएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो साझेदारी में ली गई मोटरसाइकिल है। ठीक उसी तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, ठीक, क्लोरीन, ठीक है, उदाहरण देते हैं Cl2 का। क्लोरीन का एक अणु है, ठीक है, एक क्लोरीन के अणु में कितने क्लोरीन के परमाणु हैं, 2। एक क्लोरीन के अणु में कितने परमाणु दिख रहे हैं, ये क्लोरीन का एक अणु है और उसमें कितने परमाणु हैं, 2, ठीक है। एक है क्लोरीन का एक ये परमाणु और एक दूसरा परमाणु, यहां पर ध्यान से देखो, ओके, समझ लिया जाए इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 2 8 7। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन में कितने होंगे, इसमें 7 होंगे क्या, कितने होंगे, कहा जवाब नहीं आ रहा। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में अंतर बताओ पहले, हैं? क्या उसमें 7 होगा लेकिन अंतर है कोई, कौन कह रहा 6 रहेगा। अब 4 ना दिखाना बस, ठीक है। और उधर से है आकाशानी बेटा, देखो यहां पर ये क्लोरीन, इसमें भी क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास तो 8 हो गए, लेकिन इसके पास 6 हो गए। ये इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास तो 8 हो गए, लेकिन यहां 6 हो जाएंगे। तो ये करते क्या हैं, ये कहते हैं कि ऐसा है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम दो, 1 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसको बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं, बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, 2 4 6 8, इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा। इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ये हमारा सहसंयोजी बंध है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन में से कहते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन तुम, कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चलें, आगे टेम्पो कर लेंगे, फिर ऑटो ले लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं? तो वही हाल है यहाँ पर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया। अच्छा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको दिखाते कैसे हैं हम लोग, इनको एक सिंगल लाइन से, छोटी सी डैश से ऐसे दिखाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक डंडी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कितने 2 से शुरू किए थे,
लेकिन चूंकि तुम लोग पाप के पुजारी क्या है, तुम लोग को क्या सही जवाब तो देना नहीं है। पहले एक बोल रहा था, एक बालक, बाकी पूरी क्लास दो बोल रही थी। फिर पूछते 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 पूरी क्लास पर नशा चढ़ गया। एक डंडी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? यहां इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दिख रहा है दो। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को तो एक डंडी से दिखाए हैं। तो एक डंडी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? कितने? कि एक। क्या बात है, एक डंडी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक, अब हम एक और तत्व लेते हैं, यहां पर समझा उसमें। जैसे ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? O2 अणु के बारे में बता रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? कितने की साझेदारी होगी? कितने की? ठीक, 4 एक मिला बोल रहा था यहां से, ठीक है, एक आध 4 बोल रहे थे यहां से, लेकिन फिर क्या है कि अपना वो भी तो दिखाना है कि 11 बायो के छात्र हो तुम लोग। ये भी तो दिखाना है कि कितने बड़े गधे हो गीता। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर साझेदारी होगी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास? रहने दो बेटा, रहने दो, तुम लोग रहने दो, तुम लोगों के पास का नहीं है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे। चाबी दो तुम। इन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक। ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इस ऑक्सीजन के थे, 2 इस ऑक्सीजन के थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी कोश में घूम रहे हैं और ये ही 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी कोश में घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब यहां पर कितनी डंडी बनाई जाए? कितनी बनाई जाए? 2। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक उदाहरण यहां लिख लेते हैं भैया। N2, ये हमारा है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एक परमाणु अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 5 इसके अंतिम कोश में। चल भाई ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? इसीलिए टोटल बोल दिया। हमको लगा कि पिछले साल या सॉरी पिछली बार अभी हम पूछ रहे थे तो हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, एक एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे, इसलिए इस बार टोटल बोल दिए। लेकिन कुछ तो टोटल का मतलब कुछ और समझ लेंगे। 2-4 समझ गए तो वो हंस भी रहे हैं। पर अचंभा ये है कि लड़कियां भी टोटल का मतलब जान रही हैं। अमृता नहीं जान रही हो? नहीं, जान रहे हैं तुम लोग से पूर्व में तो जानते हो कि नहीं? हाँ, रितेश्वर तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, ठीक है। 3 इस नाइट्रोजन के, 3 इस नाइट्रोजन के। अब ये इधर भी घूमेगा, इधर भी। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। अब यहां पर कितनी लाइनें रहेंगी? 3। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक। तो एक डंडी रहेगी, उसको कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध। जहां पर ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध। जहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो, ठीक है, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिबंध। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एक सवाल दिमाग में उठेगा कि सर ये आपने जितने भी अभी उदाहरण लिए हैं, सब में जितने भी परमाणु हैं वो एक जैसे हैं। मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बताया, क्लोरीन क्लोरीन के बीच बताया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बताया,
क्या ये संभव नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बन जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बन जाए? ये संभव नहीं है क्या? है संभव। अभी आगे बताएंगे अगली क्लास में, ठीक।